हुंकार के साथ हाजिर हूं मैं, रोमाना इसाल खान। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और एक बार फिर से चर्चा में आ गए। चर्चा की खास वजह उनका सोशल मीडिया पर किया गया एक पोस्ट। दरअसल रात 1:52 पर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, जाहिर है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला बयान पसंद नहीं आया। मुझे ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया छापेमारी की तैयारी चल रही है। मैं ईडी का दिल खोलकर इंतजार कर रहा हूं। मेरी तरफ से चाय बिस्किट तैयार। राहुल के इस पोस्ट के बाद सियासत तेज हो गई। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कर रही है और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन पर हमले तक हो सकते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी जोरदार पलटवार कर रही है और राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है कि क्यों ना कहा जाए कि आप झूठ बोल रहे हैं। सवाल है, राहुल गांधी को ईडी रेड की आशंका आखिर क्यों है? ईडी कब कहां कैसे रेड करने वाली है, ये क्लू राहुल गांधी को कैसे मिल गया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि संसद में राहुल गांधी का भाषण किसे पसंद नहीं आया? 2 in 1 राहुल गांधी का ये कोडेड मैसेज कितना सियासी लोडेड है, आज चर्चा इसी पर करेंगे। लेकिन पहले सियासी पलटवार देखिए। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। एक साजिश रची जा रही और ये साजिश यहाँ ने विदेश की भूमि पर रची जा रही। हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। जिस घटिया स्तर की राजनीति ये लोग करते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। ऐसा कुछ भी अगर राहुल गांधी के साथ ये लोग करते हैं तो हम सब लोग मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम डरेंगे नहीं। आपको याद है कि राहुल जी हर रोज कहते हैं डरो मत डरो मत, वो खुद डरते नहीं। चक्रव्यूह की बात जो कही है वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी के मन को छू गई। वो जो कह रहे हैं कि ईडी कभी भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। 2004 से 14 का कार्यकाल छिपा नहीं है, जिसमें 11.5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार हुए थे, उजागर हुए थे, लोग जेल भी गए थे। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो उन्हें डरना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं किया तो डरने की आवश्यकता क्या है? आज के शो में चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा साहब, एनसीपी अजीत गुट के प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव जी। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और साथ ही अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। तो आज चर्चा करेंगे ईडीआई आखिर ये राजनीतिक बिसात किसने बिछाई? नॉन स्टॉप चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक जी का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे। आलोक जी, ये राहुल गांधी का सियासी तौर पर लोडेड मैसेज, और अगर मैं कहूं कि काफी हद तक कोडेड मैसेज, सर पहले तो इसको डिकोड कर दीजिए आप। मतलब सूत्र बता रहे हैं 2 in 1, इस तरीके के जो शब्दावली या कोड्स का प्रयोग किया है, प्लीज एक्सप्लेन। देखिए, मुझे लगता है 2 चीजें उसमें बहुत क्लियर हैं कि पहला है चक्रव्यूह वाला जो भाषण था राहुल गांधी जी का, वो 2 में से 1 को पसंद नहीं आया। तो 2 कौन है आप भी जानते हैं, हम 2 हमारे 2, और वो टारगेट पूरा चक्रव्यूह किसके ऊपर था ये भी पूरे देश ने समझा। तो समझने वाले समझ गए कि 2 कौन है, नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, और उनमें से किसको समझ नहीं आया ये जफर इस्लाम साहब बेहतर बता सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा इनसाइडर, कि भाई इनसाइडर जो है मैं डिकोड ही कर रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं कि मैं जो चीज में आप मुझसे पूछेंगे मैं वही बताऊंगा एग्जैक्टली। अब बात आती है इनसाइडर कौन है। इनसाइडर में यह है कि अब देखना होगा, इनसाइडर तो आप जैसे मीडिया के सूत्र होते हैं, हमारे भी कुछ सूत्र होते हैं, और इनसाइडर में कोई भी हो सकता है। वो ईडी की तरफ से भी हो सकता है, सीबीआई की तरफ से भी हो सकता है, और कुछ इनसाइडर्स हमारे हो गए, वो बीजेपी वाले भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आपको याद होगा सीबीआई के कार्यालय को भी रात को 2 बजे घेरा गया था, दिल्ली पुलिस जाकर घेर लिया था। तो मुझे लगता है कि सूत्र बताना जरूरी नहीं होता। जैसे मीडिया के साथी कभी सूत्र नहीं बताते हैं कि कहां से हैं, तो वो बताना
नहीं, मुझे पता था मैं आपसे अगर सीधे सूत्र पूछूंगी तो आप मुझे यही जवाब देंगे, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हम तो कभी अपने सूत्र नहीं बताते, हम तो बड़ा उनको बचा के रखते हैं। लेकिन मैं इसका जवाब लेकर आई थी, सुनिए तो, अगर हो सके तो आगे जवाब दीजिए। भाई मीडिया वाले सूत्रों के हवाले से खबर बताते हैं, लेकिन आप लोग तो सूत्रों के हवाले से यहाँ पर अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं ना, ये कहा जाएगा। आप लोग तो सूत्रों के हवाले से सीधे सीधे बीजेपी 2 in 1 कहकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा तो क्लू दीजिए ना सर। राहुल गांधी को क्लू मिल रहे हैं, आप भी थोड़ा सा क्लू दीजिए, ताकि जफर भाई कोई आंसर तो देना फिर क्लू पाकर। कि आप लोग केवल सूत्रों के हवाले से केवल खबर नहीं बताते हैं, आप लोग अपनी टीआरपी भी बटोरते हैं। क्या ये सही नहीं है? आपके कितने सूत्र गलत हो जाते हैं। आपने कहा कि भाई वो हाथरस में 100 करोड़ रुपया आ गया, दंगा सूत्र गलत भी हो जाते हैं, सूत्र गलत भी हो जाते हैं। सूत्र तो गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है सूत्रों के मामले में। और जब से 240 पे मोदी जी आए हैं, उसके बाद तो हमारा स्ट्राइक रेट और अच्छा हो गया। बीजेपी में बहुत सारे सूत्र हैं, वो बहुत सारी खबरें हम तक भेज रहे हैं, और ये होता है जब तानाशाह कमजोर होता है तो जो लोग सही होते हैं, कुछ लोग सच्चे होंगे, वो चाहते हैं कि भाई चीजों को उजागर किया जाए। मनीष सिसोदिया के आपको याद होगा कि कब वो लॉक ठीक है सर, आपकी आवाज में बहुत दिक्कत आ रही है, और मेरे ख्याल से आपकी जो वीडियो है वो भी साफ नहीं आ पा रहा है। मैं दोबारा कनेक्शन करवाती हूँ, पीसीआर से हम कहते हैं कि आपसे दोबारा कनेक्शन करवाया जाए, क्योंकि आगे आपसे बात होगी तो आपकी बात सही से आनी चाहिए दर्शकों तक। लेकिन अभी तक जो आपने बात कही है उसको लेकर जल्दी से जरा सैयद जफर इस्लाम साहब का रुख करते हैं। जफर भाई, आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर सूत्र, इनसाइडर, और जब से 240 पर आए हैं तो इन्हीं की तरफ से हमें सूत्र भी मिल गए हैं, और चक्रव्यूह और 2 in 1, मतलब सभी कुछ कह दिया यहाँ पर। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं राहुल गांधी के इस कोडेड, और मैं फिर कहती हूं सियासी लोडेड मैसेज को? देखिए, आपने सही कहा रुमाना जी, ये पूरा जो है सियासी जो राजनीति चमकाने वाला हथगंडा है। लेकिन कभी कभी जब इंसान इस तरह के हथगंडे अपनाता है तो मुंह के बल गिरता है और बैकफायर करता है। वही राहुल गांधी जी के साथ भी होगा, इसलिए कि इन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, आदमी जब बहुत तेजी से दौड़ता है तो मुंह के बल गिर जाता है, और ये भी इनका भी यही होने वाला है, इसलिए कि जिस रफ्तार से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं उस रफ्तार की शक्ति नहीं है उनमें। और इस तरह की बात जो कहना है, इस तरह की बात समझ में आती है कि अपने आप को राजनीति में चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत तो यह है, या तो देखिए इन्होंने घोटाला किया है कुछ जिससे डरे हुए हैं, या फिर आपको पता है कि ये बेल पे बाहर है, जमानत पे बाहर है ना, ये तो जमानत तो बाहर है इसलिए कि करप्शन किया, उसी के वजह से जमानत पे बाहर है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं या ट्वीट किया है, और उनको खुद को डर सता रहा है। इसलिए कि जब आप करप्शन करते हैं तो आपको पता रहता है कि आपने करप्शन किया, तो आपका दिल कहीं ना कहीं घबराता है। जब याद करते हैं कि भाई एजेंसीज इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रही है और सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। सरकार उनके समय में एजेंसीज के और जो बड़े बड़े अधिकारियों की कीमत लगाती थी, अब ऐसी सरकार है जो करप्शन पे 0 टॉलरेंस, और किसी अधिकारी को पूरी तरह से आजादी है सही काम करने के लिए। जो सही काम कर रहा है तो उनको खलबली बच रही है, डर लग रहा है। हम ये नहीं कहते हैं, हम ये नहीं जानते हैं कि ईडी रेड करने वाली या नहीं करने वाली है, नहीं जानते, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ईडी का काम अपना है। ईडी अगर करती है तो उसके पास दस्तावेज होंगे, उसे इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसके पास एविडेंस होंगे। एविडेंस के बेसिस पे किसी पे करती है, हमें क्या लेना देना। सरकार का काम थोड़ी है कि ईडी को कंट्रोल करना, लेकिन उनको डर लग रहा है। कांग्रेस के नेता हमारे साथ है नहीं, मैं आपकी बात उनके पास लेकर चलूंगी, लेकिन इस बीच जो आप कह रहे हैं ना कि साहब केंद्रीय एजेंसी के पास जो भी साक्ष्य होंगे वो उसके आधार पर काम करती है, सरकार थोड़ी उसमें कोई हस्तक्षेप करती है। अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से नेता हमारे साथ जुड़ गए, राजेश गुप्ता जी हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। राजेश जी बताएंगे इस सवाल का जवाब, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो लगातार कटघरे में बीजेपी को खड़ा करती रहती है केंद्रीय एजेंसी के जरिए कि साहब ये केंद्रीय एजेंसी के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी अपने सियासी विरोधियों पर निशाना साधती है। और सवाल ये राजेश जी, पर यहां जो पैटर्न राहुल गांधी अपने पोस्ट के जरिए दिखा रहे हैं, आप लोग जो पैटर्न बताते रहे उससे तो ये फर्क है ना पैटर्न। मतलब आप लोग तो कहते हैं किस तरीके से चुनाव सिर पर आ रहा होता है तो केंद्रीय एजेंसी जो है वो एक्टिव हो जाती है, लेकिन यहाँ तो अभी चुनाव खत्म हुआ है, तो ये नया पैटर्न कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, आम आदमी पार्टी का अलग पैटर्न है सर? रुमाना जी, चुनाव तो चलते रहते हैं, अभी सेंटर का खत्म हुआ है, अभी हरियाणा में चुनाव है, फिर दिल्ली में चुनाव है, चुनाव तो लगातार चलते रहते हैं, झारखंड में चुनाव आएगा।
और जो पैटर्न है वो बड़ा साफ है। वैसे जफर इस्लाम साहब जब कह रहे थे कि एजेंसीज अपना काम करती है, सरकार को कोई लेना देना नहीं, तो मुझे लगता है कि सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि कितने भोलेपन से उन्होंने इस बात को रखा वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप ईडी के डायरेक्टर एक ही आदमी को क्यों बनाए जा रहे हैं, अब बार बार उनको एक्सटेंशन मिश्रा जी को क्यों बार बार दिए जा रहे हैं। और जब सरकार ने कहा कि नहीं ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो सरकार कोर्ट ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप क्या हमारे पास में और कोई अच्छे अधिकारी नहीं है, तो ये एक्सटेंशन क्यों दे रहे थे बार बार। और जिस तरीके से कहते हैं कि हमारा मतलब नहीं है, ईडी के पास में कोई दस्तावेज होंगे, तो ईडी को चार्जशीट लाने पे, किसी केस को ट्रायल पे लाने पे इतना टाइम क्यों लगता है, बार बार किसी भी केस के अंदर इतनी लंबी सप्लीमेंट्री शीट बार बार इनको क्यों डालनी पड़ती है, जबकि कोर्ट ने कहा 60 दिन या 90 दिन के अंदर वो दे दीजिए। मनीष सिसोदिया जी को 2.25 साल हो गए, आप बताइए कितना समय इनको और चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को ले लिया, संजय सिंह जी को लेके गए, कोर्ट ने छोड़ दिया। आप बताइए कि इस तरीके से बड़े नेताओं को बंद करके, पार्टी को खत्म करके चुनाव जीतने का जो तरीका पैटर्न इन्होंने अपनाया है, और उसके बाद में अगर इनको ज्वाइन कर लो, अगर अजीत पवार जी इनको ज्वाइन नहीं करते तो ये उनके भी पीछे पड़े रहते, अब इनकी फाइल गायब हो जाती है, छगन भुजबल जी का केस बंद हो जाता है, हेमंत विश्व शर्मा जी इनकी पार्टी में नहीं थे तो सीडी जारी थी, अब इनकी पार्टी में आगे तो सब चुप हो जाते हैं। 70,000 का घोटाला, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा किसी बेईमान को नहीं छोड़ूंगा, उसका मतलब यही था सब बेईमानों को अपनी पार्टी में ले लूंगा, उसका मतलब तो यही हो गया। तो ये इनका जो पैटर्न है, अब राहुल गांधी जी ने वो तेज तरार भाषण दे दिया है, जिन 2 लोगों को अच्छा नहीं लगा, एक को अच्छा नहीं लगा, मुझे नहीं पता उनमें से कौन है। आप तेज तरार भाषण की बात कर रहे हैं राहुल गांधी के, वहां जफर भाई कह रहे हैं कि साहब ये राहुल गांधी का डर बोल रहा है, आलोक जी के पास चलना पड़ेगा मुझे। आपसे हम दोबारा कनेक्शन करवा रहे थे आलोक जी, यहाँ पर जफर भाई ने बोला कि साहब ये राहुल गांधी का डर दिखाता है, डर रहे हैं राहुल गांधी। सर डरिए मत, राहुल गांधी तो सबको कहते हैं डरिए मत, और खुद डर रहे हैं। रोमाना जी, डर कौन दिखाता है? हाँ। डर तो तानाशाह दिखाता है, हमेशा से तानाशाही सरकार की प्रवृत्ति दिखाती है। राहुल गांधी जी से तो डरते ही नहीं है, वो तो कह रहे स्वागत है, दोनों बाहों से खोल के स्वागत है ईडी का, चाय और बिस्किट मैं अपनी तरफ से दूंगा। अगर कोई व्यक्ति डरेगा तो वो इस तरह की स्टेटमेंट देगा क्या? डरा हुआ कौन है? वो मोदी जी का चेहरा आप पार्लियामेंट में देखिए, कौन डरा हुआ आजकल, किसके चेहरे की झाइयां उड़ी हुई हैं। डर तो उनको लगता है जिन्होंने 10 साल तक कुकर्म किए हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, इनका दुरुपयोग किया है। पर सर पिछली बार जब ईडी ने बुला ही लिया था राहुल गांधी को, तब तो हमने देखा था कैसे पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर आई थी, लगातार विरोध प्रदर्शन करते थे आप लोग। अब आप कह रहे हैं कि देखो जी राहुल गांधी तो डर नहीं रहे, राहुल गांधी तो स्वागत कर रहे हैं, चाय बिस्किट के साथ इंतजार कर रहे हैं। ये मतलब बदलाव हुआ है सर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के रवैये में, नजरिए में? समय पर भी जब जब राहुल गांधी जी को बुलाया गया, राहुल गांधी जी हमेशा गए। उनको सुबह चाय से लेकर बिस्किट शाम वाला तक नया एंगल आया ना सर, क्योंकि तब तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर जाते थे, तब कहां चाय बिस्किट की बात हो रही थी, तब तो विरोध की बात होती थी। देखिए मुझे लगता है विरोध नहीं कर रहे थे हम लोग, अपना विरोध दर्ज कर रहे थे। ओके। कि किस तरह से आज आपने अभी एबीपी न्यूज पर चलाया कि ईडी आज बुलडोजर लेकर चल दी। अब जब ईडी बुलडोजर लेकर चलेगी तो देश में कानून व्यवस्था कहां जाएगी? उत्तर प्रदेश के किसी सांसद के यहाँ अगर ईडी भी बुलडोजर लेके चलेगी, सीबीआई भी, इनकम टैक्स भी, और फिर आप कहेंगे कि साहब इन एजेंसीज के ऊपर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। आप देखिए 2012 से नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी समाप्त नहीं हुई। 2019 में चुनाव में मैं आपके साथ था, रॉबर्ट वाड्रा जी का केस था जयपुर, इनको जब वहां पर ईडी ने समन किया था कि हम क्वेश्चनिंग के लिए बुला रहे हैं। 2019 से बाद आज 24 पूरा जाने को हो रहा है, 5-6 साल होने को चले गए, क्या एक भी कोई डेवलपमेंट है? 2022 में राहुल गांधी जी को बुलाया था, उसके बाद क्या डेवलपमेंट है? क्या कभी ईडी कोई चीज बताएगी? 96% केसेस विपक्षी दलों पर होंगे। संजय मिश्रा जो ईडी के डायरेक्टर थे, वो खुद स्वयं इलीगल वे में उस पोस्ट पर बैठे हुए थे, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 साल से आदमी गलत तरीके से इस पोस्ट पर बैठा हुआ है। तो सरकार का इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जो सरकार दिल्ली पुलिस से सीबीआई के कार्यालय को रात को 2 बजे घेर लेती है और सीबीआई के डायरेक्टर को जांच करने से रोकने का प्रयास करती है, और सीबीआई के डायरेक्टर की स्वयं की पेंशन समाप्त हो जाती है, तो सोच सकते हैं आप क्या होगा। इनकम टैक्स के माध्यम से किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई, किस तरह से तमाम नेताओं के यहाँ जिस जिस राज्य में चुनाव आता है, ये तमाम एजेंसियां जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती हैं बीजेपी की, वो जाकर वहां पर कार्यरत हो जाती है। अब आपने महाराष्ट्र का जिक्र कर ही दिया, तो चलिए ना फिर चलते हैं। बृजमोहन जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बृजमोहन जी बताएंगे, क्योंकि बृजमोहन जी की पार्टी के नेता साहब अजीत पवार, बृजमोहन जी की पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल साहब, अच्छा उससे पहले प्रधानमंत्री, जब तक ये लोग एनडीए के साथी नहीं बने थे, जब तक वो एनसीपी टूटी नहीं थी, सब साथ में थे शरद पवार जी के, उससे पहले
क्या कहा जाता था, 70,000 करोड़ घोटाला। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ब्रजमोहन जी आप बताएंगे या मैं बताऊं? कैसे अजीत पवार जी सिंचाई घोटाला, कितने सर 15-17 केसेस में अजीत पवार जी को क्लीन चिट मिल गई। और सर प्रफुल्ल पटेल जी, मतलब एविएशन घोटाला था और ये 840 करोड़ रुपए का एविएशन घोटाला। जुलाई 2023 में एनडीए में शामिल हुए और फिर मार्च 2024 में 840 करोड़ के एविएशन घोटाले में क्लीन चिट मिल गई। ऐसा ही हुआ ना सर? मैं सही फैक्ट्स रख रही हूं ना ब्रजमोहन जी? रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं अभी जो हाल में अतिवृष्टि हुई है, इसमें वायनाड में, महाराष्ट्र में और देश के दूसरे हिस्सों में जो जिस प्रकार से जनहानि हुई है, मैं सबसे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से उन सबों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। आपने जो बात बोली, मैं इस पर थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये जितने अभी आपने रेफरेंस दिए या जो जानकारी आपने दी, ये सारे की सारे मामलों में संबंधित कोर्ट से इन लोगों को क्लीन चिट मिली है, कोर्ट से। जैसा कि मैं आपके उसके पहले भी मैं लगातार कहता रहा हूँ कि शिकायत करना, शिकायत की जांच होना और जांच के उपरांत किसी को दोषी पाया जाना, ये 3 हिस्सों में बटी हुई बात है। शिकायत हुई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बताइए, शिकायत करना, जांच हुई, इससे भी कोई इनकार नहीं करता। शिकायत की जांच होना, हाँ। तीसरा, किसी को और शिकायत की जांच होना और जांच के बाद वो जांच सही पाकर आदमी को दोषी पाया जाना, ये 3 हिस्सों में है पूरा मामला। सच है शिकायत हुई, सच है कि जांच हुई, लेकिन जांच के उपरांत जब जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया तो फिर उस पर कभी ना कभी तो समाप्त होगा ना। तो ये जो सारा मामला ये इस प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं इस पे ना कहकर जो अभी आदरणीय राहुल जी ने जो कहा है, हाँ। मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा कि उनका जो बयान है वो ईडी के जो सूत्र हैं उन्होंने बयान के पहले उनके सूत्रों ने जानकारी दी थी, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा में ये बयान दिया अपना, और आज फिर उसको कह रहे हैं कि ईडी आने वाली है, या उसके बाद का गांधी के बयान से आगे बढ़कर कि वो महाराष्ट्र में जो शिवसेना उद्धव गुट है उसके सांसद हैं संजय राउत, उनको सुना आपने या नहीं सुना? आपको तो उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए सर। वो ये कह रहे हैं कि साहब ये सरकार इतना डर गई है विपक्ष वालों से कि हम पर तो हमले तक करवाए जा सकते हैं। वो तो यहां तक की बात कर रहे हैं सर। वो कह रहे हैं निशाने पर ले लिया जाएगा, और विदेश में बैठकर वो कह रहे हैं साजिशें रची जा रही हैं विपक्ष के खिलाफ, हिंदुस्तान के विपक्ष के खिलाफ देश में बैठकर संजय राउत कह रहे हैं साजिश रची जा रही है। देखिए, संजय राउत जी जो हैं, हाँ। वो उन लोगों का एक बहुत बड़ा एसेट है। उनको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। सांसद हैं, लेकिन वो INDIA के बड़े एसेट है जो उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई स्टोरी वो देते हैं। अब आप देखिए कि उन्होंने कैसा किया कि हमला भी हो जाएगा स्टोरी राइटर संजय राउत साहब, और उससे एक कदम आगे चले, विदेशों से इसकी कोई साजिश तैयार हो रही है। आप देखिए तो सही, इनको ये भी पता लग गया कि विदेश से कहीं से साजिश हो रही है, और ये भी पता लग गया कि इसके बाद हमला होने वाला है, और हमले में खाली राहुल जी नहीं और संजय राउत जी नहीं, पूरे विपक्ष के लोगों पे हमला होगा। इतने जी आप ये कह रहे हैं ना कि मनोहर इतने गंभीर व्यक्ति हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, विदेश में बैठकर साजिश रची जा रही है, हमला कर दिया जाएगा। अब विपक्षी नेताओं का काम ये रह गया है क्या सर कि मनोहर कहानियां लिखें? सवाल मुझसे है रोमाना जी? जी आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई आधार होता है, कोई ना कोई तथ्य होता है, और बहुत सी चीजें विदेशों में भी हुई। तमाम बीजेपी के मंत्रियों के रिश्तेदारों को दुबई में देखा गया है कुछ करते हुए। क्या ये सच नहीं है? क्या बहुत सी चीजें विदेश में जाकर नहीं होती है? मोदी जी तो बिजनेसमैन को साथ लेके जाते हैं, विदेशों में जाके डील करा देते हैं। SBI की डायरेक्टर को भी साथ ले जाते हैं, वहां जाके कोयले की वहां पर जाकर वो डील करा देते हैं। वो तो पाकिस्तान में जाते हैं केक खाने के लिए, वहां पर भी एक व्यापारी को साथ ले जाते हैं। शायद उस व्यापारी के कोई हित होंगे कोयले वोले के, पता नहीं, अब हमें तो ज्यादा। तो विदेशों में कुछ नहीं होता क्या? विदेशों में आना जाना, विदेशों से कोई काम होना इस सरकार ने बैन कर दिया क्या? मतलब आप विदेशों की बात बढ़ा रहे हैं ना? आप संजय राउत जी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं ना? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ संजय राउत जी के पास जरूर कोई ना कोई तथ्य, साजिश की बात क्या है, जिसके आधार पर उन्होंने बात कही होगी। सुन रहे हैं, जवाब दीजिए सर। यहाँ पर तो आरोप और कड़े होते हुए नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष पर, क्योंकि विपक्ष अभी तक तो वो ईडी तक की मामला था। अब तो यहाँ पर हमले वाली बात जो संजय राउत ने कह दी, और वो भी ये कि विदेश में बैठकर ये लोग साजिश रच रहे हैं देश के विपक्ष के खिलाफ। ये हो क्या रहा है सर देश में?
देखिए रोमाना जी, आपको पता होगा न्यूज़ क्लिक और ऐसी बहुत सारी एजेंसियां जो बाहर में हैं, उस तरह की बहुत सारी एजेंसियां बाहर है जिसका इस्तेमाल कांग्रेस बार बार करती है देश को कमज़ोर करने के लिए। और वहाँ पर जाके जो ऐसी ताकतें जो देश को कमज़ोर करना चाहती है, भारत को नफरत से देखती है, भारत की बढ़ती हुई स्टेचर जो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि भारत बढ़ रहा है, एक ऐसा लीडर आ गया जो देश हित में सोचता है और देश हित को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, इसलिए भारत का स्टेचर दुनिया में बढ़ रहा है तो कुछ लोगों को दिल में दर्द होने लगता है। और वही लोग बाहर बैठ के यहाँ के वहाँ के एजेंसियों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ जो यहाँ हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनके साथ साठ घाट करके यहाँ जो है बहुत सारे लोगों का नुकसान पहुँचाने का काम किया है। आपको देखो पैसा भी जो इनका इस्तेमाल हम लोगों ने क्यों FCRA जो है बहुत सारे लोगों को क्यों हम लोगों ने कैंसिल किया, क्यों इसलिए कैंसिल किया, एजेंडा कुछ और असली एजेंडा कुछ और। ठीक है, एनजीओ बनाने का मकसद कुछ और, लेकिन सारे एनजीओ फ्रॉड, बाहर के पैसे लाके देश को डिस्टेबलाइज करने का। आज इस राजनीति के हमाम के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल तो ये भी है ना कि देश के भीतर जो देश की केंद्रीय एजेंसियां हैं जिनकी साख बुलंदी पर होनी चाहिए थी, वो साख जमीन पर क्यों नजर आती है, ये भी तो बड़ा सवाल है ना सर। मैं जरा से दोनों वरिष्ठ पत्रकारों को लेकर आना चाहूंगी अब इस चर्चा में, और हर्षवर्धन जी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। पहले मैं उन्हीं के पास चलती हूँ। हर्षवर्धन जी, ये ईडीआई ये राजनीति की बिसात किसने बिछाई? देखिए रोमाना जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। एक तो ये कि अमित शाह, अब जरा देखें कि कौन से सूत्र हैं कौन सी एजेंसी में, क्योंकि पत्रकारों के सूत्र खबर के लिए अलग होते हैं। अगर नेता को रेड होने वाली है और पता चल जा रहा है तो फिर भ्रष्टाचारियों को भी पता चल जा रहा होगा। अगर ऐसा है तो अमित शाह को जरा अपनी एजेंसी को और टाइट करना चाहिए। और बड़ा आश्चर्य है मुझे कि जो संजय मिश्रा 1 साल से अधिक समय हो गया वो ईडी का हिस्सा भी नहीं है। हमारे दोनों जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र हैं, दोनों ने संजय मिश्रा का नाम लिया, जबकि वो अब है नहीं उसमें। ईडी के नए डायरेक्टर हैं तो वो कह रहे थे कि और कोई आदमी नहीं मिल रहा है, पुरानी कोर्ट की टिप्पणियों पर बात कर रहे थे। इससे ये भी समझ में आता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अब राहुल गांधी जो कह रहे हैं और संजय राउत जो कह रहे हैं, चूंकि ये लोकसभा का चुनाव जो हुआ उसमें कई बार ये कहा गया कि जॉर्ज सोरोस ने भारत के चुनाव में दखल दिया। क्यों दखल दिया? उसने ओपनली जर्मनी में जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बहुत साफ साफ भारत का नाम लेकर, नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहा था कि हम उनको सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। तो जाहिर है अगर नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करेंगे तो यानी विपक्ष की जो पार्टियां उनके साथ रहेंगी। राहुल गांधी विदेश में जाकर ये कह चुके हैं कि भाई हमारा लोकतंत्र बड़ा विचित्र स्थिति में पहुंच गया है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश वो बेखबर हैं। तो संजय राउत जो ये बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये तो एक तरह से उसी पुराने वाली चीज को फिर से नए सिरे से, और देश में लोग पूछेंगे मतलब भ्रम फैलाने का काम आप कह रहे हैं। एक तरह से कहें कि अपने ऊपर जो आरोप है उसको हटाने की कोशिश है। ठीक है। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं ये आम आदमी पार्टी करती थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ईडी के मामले में तो ये तय है ना कि भाई पहले कोई FIR होगी हमारे ऊपर तब ईडी आएगी। तो चूंकि राहुल गांधी के ऊपर FIR है, राहुल गांधी जमानत पर छूटे हुए, इसलिए ईडी उनके यहां जा सकती, किसी के यहां जा सकती। वरना जो स्क्रीन पर इतने लोग दिख रहे हैं इनमें से किसी के यहां पुलिस तो जा सकती है, लेकिन ईडी नहीं जा सकती छापा मारने, क्योंकि पहले तो कोई न कोई आधार होगा। और मैं ये जरूर कहूंगा कि ये सरकार को, चाहे नेशनल हेराल्ड का मामला हो या दूसरे भ्रष्टाचार के मामले हो या दिल्ली का शराब घोटाला हो, इन सब में कार्रवाई तेज करनी चाहिए, सबके सामने सच आए कि क्या स्थिति है, क्योंकि अक्सर नेताओं के मामले में अभी भी ये देरी हो रही है। बिल्कुल सही। और क्योंकि आपने वो ईडी जो पहले डायरेक्टर थे उसको लेकर यहाँ पर कहा और वो राजेश जी ने पहले बात रखी थी, वो जवाब देना चाह रहे हैं उस पर। राजेश जी जल्दी से आइए। मैं तो हर्षवर्धन जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सीधी अपील उन्होंने हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से कर दी कि वो अपने लोगों को टाइट करें। तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि वो चला ही रहे हैं, अब टाइट कर रहे हैं कि ढीला कर रहे हैं। अभी हर्षवर्धन जी ने मान लिया कि अमित शाह जी टाइट तो ढीला कर सकते हैं, जो वो कहेंगे वो करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरी बात सर, आपने कहा हमने पुरानी टिप्पणी में बात की, तो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मतलब यही होता है कि जो वो कहे वो देश का कानून है। तीसरी बात आपने कही कि जो मिश्रा जी की बातें करी, हमें व्यक्तिगत कोई दिक्कत है नहीं, मिश्रा जी से हमें क्या दिक्कत है, कोर्ट प्रति उन्होंने कह दिया। और चौथी और आखिरी बात, आपने कहा कि ईडी FIR की बात आती है। सर ईडी नोटिस दे सकती है, किसी भी केस में आपको नोटिस देगी, आपको जाना पड़ेगा, आपको बुलाएंगे और वहीं पे गिरफ्तार कर देंगे। आप सर ईडी का कानून पढ़िए, आपने शायद 2018 से पहले का पढ़ लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं तो माननीय कहता हूँ, और अमित शाह जी ने, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है सर। हर्षवर्धन जी मैं बहुत डरता हूँ सही में, भाई मेरा भी परिवार है।
तो उन्होंने कानून को बदल दिया है। उस कानून को बदलने के बाद में अब आपको बताना, आपके कोई आरोप लग जाता है तो आपको सिद्ध करना है कि आप निर्दोष हो। तो आप ये समझ लीजिए कि किसी पे भी नोटिस जा सकता है, आप उनका साथ दे रहे हैं, आप पे नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब मैं नहीं, बस एक जरूर करना मुझे। जी जी बिल्कुल भाई, गृह मंत्री हैं, अगर वो एजेंसी इतनी टाइट नहीं है कि वो ऐसे किसी पर रेड मारने जाए, उसको बता दे तो टाइट करना ही चाहिए। वरना मैंने जो पूरा शब्द कहा राजेश जी, मैंने कहा कि ऐसे तो किसी भ्रष्टाचारी पर, किसी चोर पर, किसी बेईमान पर छापा पड़ेगा ही नहीं कभी, क्योंकि वो सूत्र बता देंगे। तो जरा ये समझिए, इसमें टाइट भ्रष्टाचारी, चोर और सबकी तुलना कहा राहुल गांधी का नहीं, मैं तो उस बात से कर रहा हूं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं इस बात से कह रहा हूं कि एजेंसी के अधिकारी अगर इनसाइडर हैं, ये जबरदस्त है। मतलब राजेश जी, ये जबरदस्त है। चलिए अभी तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, हम में से किसी को कोई खतरा नहीं, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा ना, बड़ा साहस चाहिए उसके लिए। आप लोग अपनी राजनीति जो है वो अपने तक ही सीमित रखिए। मैं अभय जी के पास जा रही हूँ। अभय जी प्लीज आइए सर। ये ईडी और सवाल वही, ये राजनीतिक बिसात ईडी को लेकर आखिर किसने बिछाई सर? देखिए, अभी जब आलोक जी अपना शुरुआती वक्तव्य दे रहे थे तो उनकी बात सुनकर मुझे भी रॉबर्ट वाड्रा वाला प्रकरण याद आ गया। जिस वक्त रॉबर्ट वाड्रा से ईडी बुला के पूछताछ कर रही थी, इसी एबीपी के मंच पर मैं भी मौजूद था जी। और मैं, जो मेरे साथ दूसरे मेरे वरिष्ठ साथी थे, जो मेरे साथ मुद्दतों पहले से काम करते रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि अभी अभी रॉबर्ट वाड्रा को जो उनके खिलाफ गवाह है उसके सामने बैठा के इससे पूछताछ होगी। उन्हें लगभग ऐसा लग रहा था ऐसे वो अपनी दिव्य दृष्टि से ईडी के दफ्तर में एबीपी के मंच पे बैठे बैठे देख रहे हैं, और उसी वक्त रॉबर्ट वाड्रा फंस जाएंगे और आज ही किसी कीमत पे ये बंदा नहीं बचेगा। अब आलोक जी ने याद दिलाया कि कितने साल हो गए हैं इस बात को। वास्तव में मुझे भी याद आया कि कितने साल हो गए हैं इस बात को, लेकिन कुछ भी उसमें नहीं हुआ। अब हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि नेताओं के खिलाफ या राजनीतिक परिवारों के खिलाफ या राजनीति से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई अगर जल्दी होगी, फटाफट होगी, उसका निर्णय जल्दी निकल कर आएगा, तो फिर ईडी में लोगों का विश्वास बढ़ेगा, जांच एजेंसियों में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। लेकिन इसका ठीक उल्टा हो रहा है। जैसे ही किसी नेता को गिरफ्तार किया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, छापा पड़ता है, वैसे ही समझ लीजिए कि वो वर्षों तक वो मामला उसी तरह चलता रहेगा। उसको बदनाम करने का इस्तेमाल किया जाएगा और तुरंत सरकारी पार्टी के जो प्रवक्तागण हैं तुरंत कहने लगते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है। अभय जी आपको रोकूं, आप ही से सवाल है सर। यहाँ पर हम लोग राजेश जी, आलोक जी, जफर जी, हर्षवर्धन जी, सबकी बातों पर तो आपने गौर किया, लेकिन आपने ब्रजमोहन जी की बात पर गौर किया या नहीं किया? उन्होंने 3 स्टेजेस बताई सर। मतलब अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल, जिन्हें अभी हाल ही में क्लीन चिट मिली है, उन्होंने 3 स्टेजेस बता दी। उन्होंने कहा एक स्टेज जिसमें शिकायत होगी, दूसरी स्टेज जिसमें शिकायत की जांच होगी। जी सर आइए। है जो सत्ताधारी दल से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। अगर ईडी किसी खिलाफ रिपोर्ट लिख, किसी खिलाफ एफआईआर लिख ले या किसी पे छापा मार दे, किसी को नोटिस भेज दे, भाजपा के लिए तुरंत तय हो जाता है कि ये पर है और ये जेल में निश्चित रूप से जाएगा और उसको सजा भी होगी। तो ये फौरन ही उसका एक राजनीतिक पूरा एक प्रपंच रच दिया जाता है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक राष्ट्रीय संग्राम शुरू हो जाता है। विपक्ष ने इसको लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाया। मुद्दा बनाकर विपक्ष ने अपनी चुनावी मुहिम में लगातार कहा कि इस जांच एजेंसियों द्वारा विपक्ष के ऊपर अत्याचार हो रहा है, विपक्ष का दमन हो रहा है, हम लोग इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। विपक्ष के चुनावी नतीजे में जो सुधार हुआ है, मैं मानता हूं विपक्ष इस मुद्दे का भी उसमें हाथ है, पहली बात तो ये बात समझ। दूसरी बात यह है कि चूंकि विपक्ष मजबूत हुआ है और सरकारी पार्टी के पास से बहुमत चला गया है, इसलिए उसका असर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी पड़ता है। मेरा मानना है जांच एजेंसियों का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी असर पड़ता है, और लोग जो एक ही टोकरी में अंडे रखते हैं वो फिर एक से ज्यादा टोकरियों में अंडे रखने लगते हैं। तो वहां बहुत सख्ती से ढक्कन जो लगाया गया होता है, ढक्कन ढीला हो जाता है और उसके अंदर से खबरें आने लगती हैं। सूत्र इसी को सूत्र कहा है राहुल गांधी ने। मेरा ऐसा मानना है। की तरफ इशारा हर्षवर्धन जी कर रहे थे। हर्षवर्धन जी ने दरअसल उसी ढक्कन की तरफ इशारा किया था, लेकिन नहीं, वो तो खुल गया है ढक्कन। खुल गया था ढक्कन। वो अब दोबारा टाइट नहीं हो सकता। सरकारी पार्टी की ताकत। रोमाना जी आ रही हूँ सर, एक मिनट दोनों जरा पत्रकारों को तो बात करने दीजिए ना। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ढक्कन तक मैं बात तो बड़ी पहुंच गई है। गंभीरता से सवाल कर रहा हूँ कि इस सरकार में तो ये मामला दर्ज नहीं हुआ था, अदालत की देखरेख में नेशनल हेराल्ड का मामला है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कोई ऐसी कार्रवाई करने का साहस इस सरकार में नहीं दिख रहा है मुझे। मैं तो ये सवाल खड़ा कर रहा हूं
क्योंकि अगर मामला अदालत में है, जमानत पर हैं ये लोग, फिर भी सरकार कोई भी उस तरह की कार्रवाई करने से डरती है। आखिर अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लिया, तब तो यही कांग्रेस पार्टी थी जो लगातार कहती थी कि ये शराब घोटाला है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये लोग क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तो गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद तो सर फिर ये लोग साथ में भी आ गए और कहने लगे नहीं, वो तो खैर इन लोगों का राजनीतिक मसला है, लेकिन मैं कानूनी लेकिन आपने जो बात कही ना, आपने कहा कि सरकार जो है, आप कह रहे हैं साहस नहीं दिखा पा रही है ना, आपने ये कहा कि सरकार गांधी परिवार के खिलाफ एक्शन लेने में साहस नहीं दिखा पा रही। जफर भाई, इसी तरीके का साहस अशोक चौहान के मामले में क्या हुआ? क्योंकि ये आदर्श हाउसिंग घोटाला था, अब वो बीजेपी में आ गए और राज्यसभा पहुंच गए ना, राज्यसभा सांसद हैं अशोक चौहान। उस मामले में भी मामला जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है, मतलब वहां क्या हुआ सर? वहां भी सरकार साहस नहीं दिखा पा रही है। दूसरी बात, हेमंत बिस्व शर्मा, जिनको लेकर 21 जुलाई 2015 में बीजेपी की तरफ से खुद वाटर सप्लाई स्कैम 2010 नाम से बुकलेट जारी की जाती है और इनका नाम होता है, इनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो यहां पर भी साहस नहीं दिखा पा रही। क्या ये मामला हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जो कह रहे हैं कि सरकार साहस नहीं दिखा रही, ये सरकार से जुड़ता है सर, या फिर ये मामला एजेंसी का है, एजेंसी अपनी जांच करेगी और जहां पर जिसके खिलाफ जो सबूत मिलेगा उस हिसाब से आगे बढ़ेगी? सरकार का क्या लेना देना इसमें? जफर इस्लाम साहब। देखिए रुमाना जी, मैंने शुरू में ही कहा, एजेंसी जो है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली काम करती है, वो मेरे सरकार के लिए काम नहीं करती है, वो अपने जो मैंडेट है उसके लिए काम करती है, उस मैंडेट के तहत काम करती है और उसको मैंडेट जो है मिला है उस पर इंडिपेंडेंटली काम करती है, कोई हस्तक्षेप के बिना है। अब वो एजेंसी क्या कर रही है, एजेंसी से आप पूछ सकते हैं, एजेंसी का स्पोक्स पर्सन मैं नहीं हूं, लेकिन सरकार की नीयत के बारे में कह रहे हैं कि सरकार में वैसे किसी व्यक्ति को जिसको कन्विक्ट किया गया है, हमने किसी को लिया है क्या? आपको अगर ऐसा लगता है कि वो वाकई कन्विक्टेड तो अभी कोई भी नहीं है पार्टी में, अभी कौन सा, अभी तो सर मनीष सिसोदिया भी कन्विक्टेड नहीं है, कन्विक्टेड तो अभी सत्येंद्र जैन भी नहीं है, कन्विक्टेड तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं है, कन्विक्टेड तो अभी कोई नहीं है सर, कन्विक्टेड तक तो बात ही नहीं पहुंची। ब्रजमोहन जी ने बहुत क्लियर कर दिया सर, ब्रजमोहन जी ने बहुत क्लियर किया शो में, एक मामला शिकायत होना, दूसरा शिकायत की जांच होना। जी आइए रुमाना जी। अरे मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उनको किसी को लगता है जो अपोजिशन बेंच में बैठे हैं और उनको लगता है उनकी पार्टी में ऐसे दागदार दामन वाले लोग हैं, तो उनको वहां से अपने पार्टी से निकाल देना चाहिए, डिसमिस कर देना चाहिए, ये कह के ये लोग जो है इनके दामन साफ नहीं, ये करप्ट लोग हैं। आप उसके बाद सवाल का जवाब दे दीजिए, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ जो बुकलेट निकलती है उसमें आप ही लोग नाम लिखते हैं, अब वो भी दागदार थे, बीजेपी खुद ही मान रही थी उनको दागदार, फिर उन्हीं को सीएम भी बना दिया गया। आप लोग ले लेंगे दागदार को? आप मुझे कह रहे हैं कि ऑपोजिशन से गई है जो दागदार है उसको निकाल दीजिए। नहीं, क्या कह रहे हैं? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम पॉलिटिकल काम करते रहे, नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते अपना पॉलिटिकल काम जो भी हमें जो पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम जो भी अपना पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टी है ना, तो हम तो पॉलिटिक्स ही करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है और यही राजनीतिक दल है और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी वो भी ईडी के नाम पर मतलब राजनीति कर रहे हैं आलोक जी, फिर तो यही मतलब निकाला जाए, आप लोग सब राजनीति कर रहे हैं। ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तीनों नेता मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये तीनों मिले हुए हैं, आप सब मिले हुए हैं जी। देखिए राजनीति कौन करता है तो पूरा देश जानता है, किस तरह से ईडी के नोटिस जाते हैं, इनकम टैक्स के नोटिस जाते हैं, सरकारें गिरा दी जाती हैं, किस तरह से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नेचुरली करप्ट पार्टी है और 3 दिन के बाद उस तमाम पार्टी के लोगों को अपने यहाँ शामिल नहीं करते हैं, उनके सारे केस समाप्त हो जाते हैं। जो 3rd स्टेज की बात अभी ब्रजमोहन जी ने कही, वो 3rd स्टेज में केस तुरंत पहुंच जाता है और 3rd केस में जाते जाते इलेक्शन के टाइम में वो 3rd स्टेज में सारी जांच एजेंसियां उनको क्लीन चिट दे देती हैं और उनको महाराष्ट्र की कुंजी भी थमा दी जाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री की। तो राजनीति कौन करता है वो तो पूरे देश ने ही देखा है। लेकिन अभी आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, हर्षवर्धन जी मोदी सरकार को कायर कह रहे हैं। मतलब आज वैसे ही इतनी बारिश हो रही है, हर्षवर्धन भाई 2 दिन से दिल्ली डूबी पड़ी है, अगर आप आरएसएस और तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं वो लोग भी अगर इस तरह की बात करेंगे और दिल्ली में बारिश हो जाएगी। लेकिन खैर अचरज हुआ, बदलाव आ रहा है। 3rd स्टेज की बात से आगे चलते हैं कि अभी मुझे कहा बहुत बारिश हो रही है पहाड़ों में, हर्षवर्धन जी ऐसी बात ना करें, आप अपने ट्रैक पे रहें, आप बीजेपी को बचाते रहें, वही काम ठीक है आपके लिए। अभी जफर इस्लाम भाई ने कई बातें कही कि एजेंसीज बार एजेंसीज और ये हो रहा है। अरे भाई एजेंसीज अगर गलत कर रही है तो आपकी सरकार है, जॉर्ज सोरोस ने वैसा वहां पर कहा इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है। अरे इसलिए नहीं हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि जो
पिछले 10 साल का इतिहास है वो ये बताता है कि पूरी तरह से आपने लोकतंत्र की हत्या की है। आपने तो मीडिया चैनल्स खरीद लिए ईडी और सीबीआई के नोटिस भेज के, बंदरगाह और हवाई अड्डे और तमाम चीजें खरीद ली, एक कंपनी को नष्ट कर दिया और दूसरी को उठा दिया। आपने ये धंधे किए। अब मैं आता हूं वापस, मोदी जी ने जब 2014 में आए थे तो कहा था कि 1 साल के अंदर जितने पॉलिटिकल लोगों के केसेस चल रहे हैं उनको सबको समाप्त कर दूंगा। शायद पूरे मीडिया जगत को याद ही नहीं होगा, 2014 में उन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर स्टेटमेंट दी थी। मुझे बताइए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हो कोई? मुझे बताइए कि आज 100 से ज्यादा बीजेपी के सांसद ऐसे जिन पर हीनियस क्राइम है, रेप और मर्डर के क्राइम है, उनके ऊपर क्या समाप्त हो गए केसेस? जवाब ले, कोई भी चीज समाप्त की हो तो बता दीजिए। जवाब लेती हूं, लेकिन पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जिनको लेकर आपने इतना सब कह दिया उनका भी जवाब सुनिए। आलोक जी सुनिए तो, एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा। अरे भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो पैसा गया कंपनियों का खाया बीजेपी ने, ये ईडी सीबीआई तांडव कर रहे थे, भजन कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा पूरी बीजेपी खा गई और पूरे देश का भट्टा बैठा दिया, लोकतंत्र को ठेंगे पे रख के ये ईडी सीबीआई भजन कर रहे हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ना भ्रष्टाचारी सरकार कोई आई है और ना इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक आया है कुछ। देखिए, मैं सिर्फ 2-3 लाइनें बोल दूं। एक तो ये कि मैंने आज नहीं बहुत समय से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल हो गया सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हाथ डालने का साहस नहीं कर पा रही। फिर से दोहरा रहा हूं आलोक जी, ये पहली बार नहीं कहा है, ये पिछले 10 साल से मैं लगातार कह रहा हूं और कहता ही रहूंगा अगर केस नहीं खत्म होगा। अब दूसरी बात, क्या आपने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा नहीं खाया है तो बेईमानी क्यों की आपने? इतनी बेईमानी क्यों करते हैं भाई? भाजपा वाले मान लीजिए कर रहे हैं तो आप बेईमानी क्यों करते हैं? और बेईमानी करके टीवी पर ऐसे बोल भी रहे हैं आप, ये तो चोरी और सीना जोरी हो गया। अगर चोरी है, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड चोरी है तो चोरी और सीना जोरी आप क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रीय दल है, बीजेपी के अकाउंट में पैसा भी हो गए और बीजेपी के अकाउंट में पैसा आते ही उन कंपनियों को क्लीन चिट मिल गए। मुझे लगता है राजेश जी को आना चाहिए। राजेश जी, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में कोई भी जो है वो इस तरीके का नैतिक स्टैंड तो आप में से कोई भी राजनीतिक दल नहीं ले सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं फायदा तो सबको पहुंचा है सर। और घूम फिर के बात वही सर जो यहाँ पर हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि सरकार साहस नहीं कर पा रही है गांधी परिवार के खिलाफ एक्शन लेने में। सर, आपकी पार्टी के नेताओं को लेकर कोई डर नहीं था? मतलब उन पर हो गया है? रमोला जी, 3 जवाब है, 3 सवाल थे। पहला सवाल ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड 2 तरीके के थे। एक थे लोगों को डोनेशन देना, अपनी मर्जी से दिया, और एक है हफ्ता वसूली करना। हमको किसी ने, हर्षवर्धन जी मैं बीच में नहीं बोलता यार, हम आरएसएस की सबसे पहले जी करके करेंगे है ना। तो मेरा कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले, एक तो है कि लोगों ने अपनी मर्जी से दिया, चंदा दिया, सभी पार्टी को दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिया छोटी पार्टी। मैं कहता हूं जो सत्ता में पार्टी थी से थोड़ा ज्यादा भी मिल सकता है, मुझे भी मना नहीं कर रहा, लेकिन हफ्ता वसूली, हाथ मरोड़ के पैसा लेके उस आदमी को बेल देना, शरद रेड्डी को दी ना बेल 5 करोड़ लेके, और बाद में 55 करोड़ रुपए और ले लेना, इसी तरीके से और ठेके देना, इंजेक्शन लगाने वाली कंपनियों को दे देना। सर, पहुंचा है ना मामला कोर्ट में, देखते हैं अब क्या होगा। पहुंचा है ना मामला कोर्ट में, अब देख लेते हैं क्या होगा। जल्दी से बाकी सवालों दूसरा कहा कि राजनीति करते हैं। सुनिए रमोला जी, राजनीति करते हैं, राजनीति करने के लिए बैठे हैं सारे जो आपके सामने बैठे हैं, राजनीतिक पार्टियां ये, लेकिन राजनीति का मुद्दा क्या होना चाहिए? नीट होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, चिकित्सा होनी चाहिए, वो तो होती नहीं, गंदी चीजों पे झूठ बोलने की राजनीति है। और आखिरी बात, मैं फिर कह रहा हूं हर्षवर्धन जी का धन्यवाद, कह रहे सरकार हिम्मत नहीं दिखा पा रही, यानी कि मोदी जी चाहेंगे, अमित शाह जी चाहेंगे, तो बात पकड़ ली आपने भी और कांग्रेस ने भी। हर्षवर्धन जी, मैं जल्दी से अभय जी का रुख करूं, मैं जल्दी से अभय जी का रुख करूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभय सर कुल मिलाकर सवाल, इसलिए पीड़ा है। सही बात है। कुल मिलाकर अभय सर सवाल ये बड़ा हो जाता है कि ये ईडी का राग, ये राग तो पुराना है सर, अब ये कितनी हकीकत, कितना फसाना, ये कैसे तय होगा सर? देखिए, मैं इसको थोड़ा दूसरी तरफ ले जाऊंगा। इस वक्त हम लोग गठजोड़ सरकार की स्थिति में है। जो ईडी सीबीआई वगैरह की जो पिछली बार कार्रवाइयां हुई थी, वो मोदी जी को तब बहुमत प्राप्त था, वो एक अलग किस्म का माहौल था। तो अब गठजोड़ सरकार में भी क्या उस तरह की गतिविधियां जारी रहेंगी, उस तरह से जांच एजेंसियों का उसी प्रकार विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल होगा, ये अभी देखना बाकी है। क्योंकि अगर होगा इस्तेमाल, अगर राहुल गांधी पे छापा पड़ता है, किसी और की गिरफ्तारी होती है, तब देखा जाएगा कि एनडीए के अन्य जो गैर भाजपा दल हैं उनके ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है। ये एक राजनीति, अलग तरह की राजनीति होगी, उसको हमें देखना होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर ईडी का नाम, और देखिए आप किस तरीके से बनता राजनीति का काम, इसी पर ये वार पलटवार आप देख रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।